मेरे वालिद दौलतमंद न थे, फिर भी हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो वालिद साहब ने हुक्म दिया कि बेटी अभी घरदारी सीखो, अगले साल कॉलेज में दाखिले ले लेना। सो मैंने कॉलेज जाने का ख्वाब अपनी आंखों में बंद कर लिया और अब्बाजान के हुक्म पर घरदारी संभाली और माँ के साथ कामकाज में हाथ बटाने लगी। मैं वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वो मेरा बहुत चाव करते थे। मुझे ये मालूम ना था कि ये मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, बल्कि उन्होंने मुझ गुमशुदा बच्चे को पनाह दी और औलाद की तरह पाला है। ये तहकीक हकीकत बहुत अरसे बाद मुझको मालूम हुआ ये था कि मैं एक रोज़ जब दरवाज़ा गलती से खुला रह गया, मैं अपने हकीकी वालिदैन के घर से निकली और गली में आ गई। इन दिनों मेरी उम्र 3 साल के करीब थी। आप समझ सकते हैं कि 3 साल के बच्चे को कितना शऊर होता है। मैं भी दुनिया के हालात से बेखबर बस गली में सीधी चलती चली गई और वापस ना पलटी। भला कैसे मुड़ कर देखती, इतना शऊर ही ना था। आगे जाकर सड़क पर पहुंची तो इतनी छोटी बच्ची को ट्रैफिक से भरी सड़क के किनारे इधर उधर देखते पाकर एक जोड़े की निगाहें मुझ पर ठहर गई। चंद सेकंड में उन्होंने जान लिया कि मैं घर से निकली गुमशुदा बच्ची हूँ जो रास्ता भूल कर मेन रोड तक आ गई है। वो अपनी गाड़ी से उतरे और मेरे पास आए। मुझसे नाम पूछा। मैं कुछ ना समझी और रोने लगी। तब उन्होंने मुझे सड़क किनारे से उठा लिया और गाड़ी में बैठ गए। अब मैं औरत की गोद में थी और मर्द गाड़ी चला रहा था। मुझे लेकर वह कुछ देर इधर उधर गलियों में फिरे, दुकानदारों से पूछा। हर किसी ने मेरे बारे में लाइल्मी का इजहार किया। कोई ना बता सका कि ये किसकी बच्ची है। तब वो मियाँ बीवी मुझको लेकर अपने घर आ गए। ये एक बेऔलादा जोड़ा था। उन्होंने मेरे वालिदैन की तलाश की मगर नाकाम होने पर मुझे गोद ले लिया। मेरा नाम उन्होंने नूर रखा क्योंकि मैं उनकी बेनूर जिंदगी में उजाला बनकर आई थी। उन्होंने बड़े चाव से मेरी परवरिश की। हर किसी को यही बावर कराया कि मैं उनकी हकीकी बेटी हूँ। वक्त गुजरता रहा। मैं 16 साल की हो गई और मैट्रिक पास कर लिया। उन्होंने मुझको कभी कोई तकलीफ ना दी, प्यार ही दिया। हमारे घर के पिछवाड़े एक गिल्ली थी। इसके साथ ही कोटेउहे की लाइन थी। हमारे मकान के मुत्तसिल भी एक छोटा सा बंगला नुमा घर था जिसकी छत से हमारा आंगन दिखाई देता था। ये अमीर लोग थे। साहिब खाना एक बिजनेसमैन थे। उनका भी एक ही बेटा था जिसका नाम गुलबख्त था, लेकिन प्यार से सब इसको राजा कहकर बुलाते थे। वो बड़ा खूब और वावर बांक सजीला नौजवान था। वो जब भी अपने घर के ऊपरी हिस्से में जाता, उसकी नज़र हमारे आंगन पर जरूर पड़ती थी। इसकी निगाहों में तजस भरा होता, जैसे किसी की तलाश हो। मैं सामने दिखाई दे जाती तो इसका चेहरा खुशी से चमक उठता। मुझे लगता कि इस बाके सजीले को जरूर मेरी ही जुस्तजू है। मेरा भी दिल करता कि इसको देखती रहूं। तमन्ना करती काश ये खूबसूरत लड़का मेरी जिंदगी का साथी बन जाए, मगर जानती थी कि ऐसे ख्वाब हम जैसी मुतवस्सित घराने की लड़कियों के लिए कितने तकलीफ दह साबित होते हैं। क्योंकि राजा का बाप एक मालदार आदमी था और मेरे अब्बा सफ़ेद पोश थे। ये भी सुन रखा था कि अमीर घरानों के लड़के भोली भाली लड़कियों को बर्बाद करते हैं। वादे तो करते हैं मगर शादी नहीं करते। मेरी उम्र इस वक्त गिरचा छूटी थी, मगर तब भी मैंने अपने पूरे शऊर और अक्ल से काम लिया, दिल पर काबू रखा और बहुत दिनों तक इसकी मुतलाशी निगाहों से बचती रही। मगर इस अमीरजादे ने बिलाखिर एक रोज़ मुझको अपनी चाहत का असीर कर ही लिया। वो इम्तिहान की तैयारी में मशगूल और धूप के बहाने अपनी कोठी की छत पर किताबें लिए मुताले में मसरूफ़ रहता। इन दिनों मुल्क की हल्की सर्दियाँ थीं। मैं भी कभी सब्जी काटने और कभी बाल सिखाने के लिए अपने आंगन में जा बैठती थी। तभी वो अपनी छत पर आता और कभी पेंसिल तो कभी कापी गिराता। आवाज़ पर मैं सर उठाकर देखती तो मुस्कुराता। तब मैं अपनी मुस्कुराहट को होंठों में दबाकर सर को झुका लेती। राजा क्योंकि मुझको अच्छा लगता था, लिहाजा मैं उसकी उन हरकतों का बुरा ना मनाती थी। अगर 2-4 दिन वो ऊपर नजर ना आता तो मीरा जी मांदा होने लगता। मुंतजिर हो जाती कि कब वो अपनी छत पर आए तो मेरे मन में मसरत के फूल खिलें। जिस रोज़ इसको ना देखती सारा दिन कोई कमी महसूस होती रहती, और देख लेती तो दिल हल्का फल्का हो जाता। बहुत अरसे से ये लोग हमारे पड़ोस में आबाद थे। कभी राजा ने किसी को शिकायत का मौका ना दिया था। महल्ले के सारे लोग इसको एक शरीफ लड़का समझते थे और इससे अच्छे तरीके से पेश आते थे। कोई नहीं सोच सकता था कि यह महल्ले पड़ोस में किसी लड़की पर नज़र रखता होगा। ये ऐन हकीकत थी कि वो मुझ पर नज़र रखने लगा। शुरू में है ना समझी, लेकिन इसने रफ्ता रफ्ता अपनी वारफ्तगी बढ़ाई।
इशारे से सलाम करना और किनायों से बात करना, अहवाल पूछना, जवाब में सर झुका लिया करती थी। एक रोज मैं सहन में बैठी थी। अब दफ्तर गए हुए थे और अम्मा खाला के घर। मैं सहन में बैठी दाल चावल साफ कर रही थी, तभी एक छोटी सी पेंसिल मेरे सामने आकर गिरे। सर उठाकर देखा तो वो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने हमारी सीढ़ी की तरफ इशारा करके कहा, इधर से अपनी छत पर ए जाओ, जरूरी बात करनी है। वो जान चुका था कि मैं घर पर अकेली हूँ। मुझको इसकी मिन्नत समाजत से लिहाज आ गया और मैं अपने जीने से छत पर चली गई। अब हम दोनों आमने सामने थे और हमारे दरमियान छोटी सी मंडेर थी। वो अपनी छत की मंडेर के पास खड़ा था और मैं अपनी छत की मंडेर के पास। ये हमारी पहली मुलाकात थी। डरते कांपते मैंने इसकी बात सुनी। बस इतना याद है कि वो मेरी तारीफ में कुछ कह रहा था, मगर मैं क्या सुन सकती थी कि मेरे तो कान ही जैसे बंद हो गए थे। पलक झपकते में वापस अपने ज़मीना से सहन में लूट आए। वो मुझे रोकता रह गया, मगर तेज तेज कदमों से एक ही सांस में साराज बेनहमे ने तय कर लिया। सहन में कदम रखा तो हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लगता था कि छत पर न थी बल्कि किसी ने मुझे कुनवे में लटका दिया था। अपने कमरे में जाकर कितनी ही देर तक गुमसम बैठी रही थी। दूसरे रोज फिर सहन में जा बैठी। आज पहले दिन वाला डर खत्म हो गया था। इसको जैसे हुआ ने मेरे सहन में आने की खबर कर दी। चंद लम्हों बाद छत पर मौजूद था। इसने फिर से मुझे इशारों इशारों में बुलाया। मैं न गई तो वो मायूस हो गया, मगर सिलसिला तो चल ही निकला था। कभी हिम्मत साथ देती, कभी हौसला हार जाती। रफ्ता रफ्ता सारा खौफ दूर होता गया। वो मरहला भी आ गया कि जब हम दूर रहकर भी पास हो गए। मैंने इसको कह दिया था कि मुझसे सिर्फ बात करना, छूने की कोशिश ना करना। लोग तुमको नेक चलन लड़के के तौर पर जानते हैं तो नेक चलन ही रहना। खुदारा धोखा ना देना। अगर वालिदैन से मजबूर हो तो भी कोई बात नहीं, पहले से बता दो। हम खुद को गलत उम्मीदों से पहले ही दुखों से बचा लेंगे, मगर झूठी आस दिलाकर मुझसे खेल मत करना, वरना मैं बेमौत मारी जाऊंगी। इसने मुझसे शादी का वादा कर लिया था और बहुत मिन्नत करके हाथ जोड़कर कहा था कि नाराज ना हो। जल्दबाजी में किसी के बारे यूं गलत राय कायम करना अच्छा नहीं होता। इंसान बहुत मुश्किल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूं ही अगर रिश्ते तोड़ डाले जाएं तो उम्र भर एक दूसरे के लिए तड़पने और पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं हर हाल में अपने वालिदैन को राजी करके तुम्हें अपना लूंगा। इसकी उन बातों से इसकी मोहब्बत और यकीन ने मेरे दिल में घर करना शुरू कर दिया। उधर मैं ख्वाबों में आने वाली खुशियों के इस्तकबाल को रक्स गुना थी। उधर राजा था कि घड़ी घड़ी मुझे अपने घर बुलाने पर इसरार करता था। मैं इसको जवाब में यही कहती कि राजा साहिब, अब तो मैं आपके घर तभी उहेगी जब बारात लेकर आप मुझे लेने के लिए आएंगे। एक रोज़ मौसम बड़ा सुहाना और अब्र आलू था कि बूंदाबांदी होने लगी। राजा के घर वाले कहीं गए हुए थे। इसने हमारे आंगन में झांका और मुझे बुलाने लगा। मैंने हसब मामूल इनकार किया तो नाराज होकर बोला, अगर आज तुम ना आए तो फिर उम्र भर ना तुमसे बात करूंगा और ना तुमको बिलाओहेगा। हमेशा के लिए यहाँ से ताया जी के घर पेशावर चला जाऊंगा। इसके तेवर देखकर मीर अदल धक से रह गया। किसी सूरत में उसे नाराज ना करना चाहती थी। अब तक मैंने अपने वालिदैन की इज्जत का पास रखा था। एक मशरकी लड़की की तरह खुद को संभाले रखा था, वरना तो मैं उसके साथ उड़कर आसमानों में भी जाने को तैयार थी। इसके बुलाने पर भी मैं उसके घर न गई तो वो मुझसे नाराज हो गया। खुदा जाने उसके जहन में क्या था। अपनी जिद पर उड़ गया और उसके बाद मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते गुजरे। दिल की अजीब हालत थी। जी चाहता फोरा जाकर इसको मिला लो। अपने दिल को समझाती, कोहराजा एक अच्छा लड़का है, भला वो क्यों मुझको बुरी नियत से बुलाएगा। यूं ही घर पर बिला रहा था और मैंने इसकी मोहब्बत का मान नहीं रखा। अब दिल इसकी अच्छाइयाँ गिनवाने लगा। वो बुरे इरादों वाला इंसान नहीं है। महल्ले वाले इसकी शराफत की गवाही देते हैं। नेक चलन न होता तो क्यों ये सब लोग उसकी तारीफ करते। मेरे साथ भी तो राजाकार वो ये हमेशा शरीफाना रहा है, कभी बातचीत से आगे ना बढ़ा। खत लिखने पर इसरार किया और ना कभी तोहफों का चक्कर चला। हमसायों से इसके बाइज्जत ताल्लुकात थे, तो गरज ऐसी बातें सोच सोच कर खुद को आमादा कर लिया कि इससे मिलो। एक बच्चे के हाथ पैगाम भिजवाया कि मुझसे मिलो, जहाँ कहोगे ए जाओहेगी।
इस पैगाम का भी उसने कोई जवाब ना दिया। दिल में हुक सी उठी, जिंदगी बुरी कार लगने लगी, तड़प कर रह गई। एक रोज देखा कि वो अपने घर की सीढ़ी से छत पर जा रहा है। मैं सहन में बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपना अज़बीना उतर रहा था। फौरन घर का दरवाज़ा खोलकर मैं गली में निकली और उसके दरवाजे पर पहुंच गई। इसने जीने से मुझे दहलीज पार करते देख लिया था। मेरा ये हरबा कामयाब रहा। फौर नीचे आकर राजा ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। कहने लगा, घर से बाहर क्यों निकली हो? इस तरह मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़ी रहो, कोई दिखलेगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तुम जो नाराज हो, नाराज़ी खत्म कर दो तो ही अपने घर जाऊंगी, वरना यहीं खड़ी हूं। अच्छा जाओ, मैं नाराज नहीं हूं। जब बुलाओगे जाओगी, लेकिन अब कभी नाराज मत होना। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अभी घर जाओ और आइंदा इस तरह गली में मत निकलना। उसने नर्म लहजे में कहा तो मुझे कदरे सुकून मिला और मैं अपने घर के अंदर वापस प्लेट आई। एक रोज में आंगन धो रही थी कि किसी ने दर बजाया। वालिद साहब दरवाजे पर गए। फूफो का बेटा था। इसने बताया कि खबर करने आया हूँ, अम्मा चल बसी हैं। आप और मुमानी जान फौर मेरे साथ चलिए। वालिद साहब और उम्मी जान ने फौरन जाने की ठानी और जिस गाड़ी में वकार आया था इसी में बैठकर फूफो के घर चले गए। जाते हुए मुझसे कहा कि कुंडी लगाकर रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। वो फूफो की फोतगी में गए थे और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल उदास था। बार बार राजा की छत की तरफ निगाहें उठती। मैं तमन्ना कर रही थी कि वो नजर आ जाए तो मेरे दिल की उदासी दूर हो, लेकिन वो नजर ना आया। आज ऐसा मौका था कि अगर वो अपने घर बुलाता तो मैं चली जाती, लेकिन वो नजर ही ना आया। दोपहर के बाद तक मैं सहन के चक्कर लगाते रह गई। सिर पहर को कहीं वो दिखाई दिया। मैंने बताया कि उम्मी अबू फूफो के घर गए हैं, आज मिलना है तो मिलो। उसने कहा, कहाँ मिलो? मेरे घर वाले तो घर में हैं, तुमको अपने घर नहीं बुला सकता। दिल बुझ गया। जाने क्यों राजा से तन्हाई में बातें करने की आरज़ू मुझे बेकरार करने लगी। शायद इसलिए कि वो हफ्तों मुझसे नाराज रहा था और अब ढेर सारी बातें करके इसकी खल को दूर करना चाहती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, उम्मी अब विद बर तक आएंगे, करीबी गांव गए हैं। मैं घर में अकेली हूं, तुम मेरे घर ए जाओ। अगर वो अचानक आ गए या कोई और आ गया, अम्मी अब विरात तक ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। मेरे लहजे में इसरार था, तभी ना चाहते हुए भी उसने मीर की बात मान ली। कहा कि दर खोलो, मैं आता हूँ। चंद मिनट बाद वो हमारे घर के दरवाजे पर मौजूद था। मैंने आहट सुनकर दरवाज़ा तरनित खोल दिया। वो अंदर आ गया और हमने दर खोला कर दिया। ये ऐसा लग था कि अगर किसी के पास चाबी हो तो बाहर से चाबी लगाने से खुल सकता। मुझे ध्यान न रहा कि अबू के पास चाबी है। यूं भी यकीन था कि वो मगरिब से पहले आने के नहीं, क्योंकि फूफो की तदफीन मगरिब तक होना थी। राजा को आए नहीं मिनट भी न गुजरे थे कि अचानक अब्बा जान आ गए। वो बैरूनी दरवाजे के लाक को चाबी से खोलकर अंदर आ गए थे। हम इस कदर बातों में खोए हुए थे कि उनके आने का खटका भी ना सुन सके। दरअसल वहाँ कुछ रकम की ज़रूरत पड़ गई थी, लिहाजा वो पैसे लेने आए थे। उनको अपने सामने देखकर हमारे हवास गुम हो गए। उन्होंने वो गुस्सा किया कि खुदा बचाए। बोले, अभी तुम दोनों को ठिकाने लगाता हूं। हमारी गैर मौजूदगी में ये क्या हो रहा है? आखिर राजा को घर के अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने रोते हुए कहा, अब्बा जी, बेशक मुझको मार डालिए, मगर राजा को कुछ मत कहिए। इसका कसूर नहीं है, मैंने ही इसको बिलाया था। राजा ने भी यही कहा कि मैं गली में से गुजर रहा था। मुझको नूर ने आवाज देकर बिलाया और कहा कि हमारे यहाँ कोई पत्थर मार रहा है, देखो और मना करो। खैर, वालिद साहब को वापस फोतगी वाले घर जाने और रकम पहुंचाने की जल्दी थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे वालिद से बात करूंगा, और मुझको हुक्म दिया कि चलो तुम गाड़ी में बैठो। मैं जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में उनके हमरा फूफो के घर आ गए। मीरा जी इस वक्त बहुत परेशान था और यहाँ मैयत वाले घर में तो रोना पीटना मचा था, जिससे और जी परेशान हो गया। रात को अपने वालिदैन के हमरा फूफो के घर ही रहना पड़ा। अगले दिन घर लूटे तब अबू राजा के वालिद से मिले और तमाम वाकया उनके गोश गुजार कर दिया।
वो बेचारे शरीफ आदमी हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी। कहा कि राजा आपके सामने बड़ा हुआ है, ये आपका बेटा है। जो जी में आए सजाद जी, मैं उफ ना करूँगा। कहिएगा तो मकान बेच कर हम कहीं और चले जाएंगे। अबू इंतहाई शरीफ आदमी थे। बोले, आपको मकान बेचने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी अर्ज़ है कि आइंदा के लिए अपने बेटे को काबू में रखिएगा, दोबारा ऐसी हरकत न करे। इस वाक़या के एक माह के अंदर अंदर वालिद साहिब ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। यूं मेरी मोहब्बत का अंजाम हुआ कि बद में ब्याही गई और एड़ियाँ रड़ते रड़ते रह गई। इसके बाद सुना कि दिल बर्दाश्ता होकर राजा ने खुदकशी की कोशिश की थी। वालिद ने मेरी शादी उजलत में कर दी। काश वो राजा के वालिद से कहते कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, लेकिन उनकी हमियत ने यह भी गवारा न किया। मेरा शौहर अच्छी खसलत का ना था। मोहल्लों में बसने के ख्वाब देखने वाली लड़की अब एक ऐसे देहाती की दासी बने पर मजबूर थी जिसको औरत की इज्जत करना भी ना आती थी। गांव के अड्डे पर उसकी 2 बसें चलती थीं। सारा दिन वो अड्डे पर रहता और चर्च के सूटे लगाकर अपने अमले को गालियों से नवाजता था। मैं हर बार इस उम्मीद के साथ में के जाती थी कि शायद एक बार राजा नजर आ जाए, लेकिन वो कभी मुझको नजर ना आया। 1-2 बार गली में आते जाते मुठभेड़ हुई भी तो वो सर झुकाकर पास से गुजर गया और मैं इससे ये शको भी ना कर सकी कि कहाँ गए तुम्हारे वो दावे। मुझे हासिल करने की खातिर कोई कमाल ना दिखाया, बस सर झुका लिया, चुप साध ली और मुझको उम्र भर जहन्नम जैसी जिंदगी बिसर करने के लिए एक चरसी के पहले बांध दिया गया। ससुराल आकर पता चला कि जिनको मैं अपने वालिदैन समझती थी वो मेरे वालिदैन नहीं हैं, बल्कि मैं उनको एक गुमशुदा बच्चे के रूप में मिली थी। ये बात सिर्फ चंद रिश्तेदारों को पता थी। सास ने एक रोज झगड़ते हुए मुझसे ये राज उगा दिया। कहा कि तुम हमारे खानदान से ही नहीं हो। अगर नासिर की अपनी सगी औलाद होत तो इस तरह सड़यल मिजाज ना होत। तुम में तो वो गिन ही नहीं हैं, जाने किसकी औलाद हो। उन्होंने तो खोई हुई को रस्ते से उठाकर गिले से लगा लिया था। इस इंकिशाफ के बाद मैंने अपनी बाग़याना सोचों को मौत की नींद सुला दिया और जान लिया कि अगर मीर है पालने वालों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया तो किधर जाऊंगी। वो भी यही सोचेंगे कि हमारी सगी बेटी हमारा खून ना थी, वरना हमारी लाज रखती, शौहर जैसा भी था ना करती। सो मैं कभी रूठ कर मैके ना गई ताकि मेरी परवरिश करने वालों को कोई ये ताना ना दे कि प्राय औलाद थी, तभी तुम्हार अमान ना रख सकी।